नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो बहुत ही खौफनाक और डरावनी है। ये कहानी हमें भेजी है प्रतापगढ़ के सुरेश ने, जो अपने उन कॉलेज के दिनों की बात को याद करके आज भी शहर जाते हैं। तो चलिए उन्हीं की कहानी, उनकी ज़ुबानी हम स्टार्ट करते। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। थोड़ी सी ठंड थी और रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय कर लिया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल गया। अचानक दूर चलते चलते मैं अपने साथियों से अलग हो गया और जंगल के बीचों बीच मैं बढ़ता जा रहा था। अब मुझे अपने साथी मिल नहीं रहे थे। तभी अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर या खंडर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नज़र आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और इसमें ढेर सारे लोग थे, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेज़ी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, तुम बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उससे कहना कि सिस्टर मरियम ने दूसरे सूखे और साफ़ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह मुझे कपड़े दे देगा। मैं सिस्टर मरियम को देख के हक्का बक्का मुँह फाड़े खड़ा था। मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को जंगल में ये नर्स कहाँ से आ गई। मेरी स्थिति को देखकर सिस्टर मरियम खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। इतना कहते ही सिस्टर मरियम हंसने लगी। मैंने भी हल्के से हाँ में सर हिला दिया और सिस्टर की बताई हुई दिशा की तरफ मुड़ गया। अभी कुछ एक 8-10 कदम ही मैं चला होऊंगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने एक आर्मी की वर्दी पहने एक नौजवान को खड़ा और मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस आर्मी युवक की हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु गरजते स्वर में कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर मरियम की कही बातें बताई। ये सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर मरियम से भी मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पैजामा निकाल कर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर सताने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, अरे क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया।
कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा, कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दे, लेकिन मेरा सर ही गायब था। भी नहीं रुकूंगा यहाँ, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कड़ाती आवाज़ गूंजी। तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो भी हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें सब कुछ न बता दूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? मैं कुछ हड़बड़ाया, जो आज तक कोई न जान सका। कैप्टन विनोद ने बहुत ही रहस्यमय भरे अंदाज में कहा, जो आज तक कोई न जान सका, वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दो। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ, इस सोफ़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ाऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओ। कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आश्वस्ति थी कि मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे घायल सैनिकों को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को देख के अपने हॉस्पिटल में सब खुशी से झूम उठे और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी गई। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बच सका उस ब्लास्ट में। दीवार पर खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट के बारे में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब हुआ तो मैं जैसे नींद से जागा। मुझे घेरे हुए मेरे सभी साथी खड़े थे और टीचर भी खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने लगे। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन ने तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सब को अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक ले गए। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कहते हुए चले गए कि अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वे बोले, सुमेश ही बताएगा और जो भी बताएगा वह सब अशरफ सच होगा। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने धीमे स्वर में कहा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सर ने हाँ में सर हिलाया। मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सब ने जीप आती देखी थी। पहले तो सब तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राज़ी हो गए। सुबह होते ही हम उधर की ओर गए। मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अध जला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल। तो दोस्तों, जो मेरे साथ बीता उस रात को सिस्टर मरियम और कैप्टन विनोद
वो सब एक हकीकत थी या मेरा ख्वाब था, ये तो मैं आज तक नहीं समझ पाया। लेकिन जो सब कुछ मुझे कैप्टन विनोद ने बताया था उस जंगल में, बिल्कुल वैसा ही खंडर, एक जो आर्मी हॉस्पिटल था पहले, वो मौजूद था। तो दोस्तों, दिल तो नहीं मानता, लेकिन जो जिसके साथ बीतती है वही जानता है। तो ये घटना एक सत्य घटना थी और यहीं पर मेरी ये कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी सिदरा प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही रोचक और डरावनी और भयानक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।